ये आपको भी अपॉर्चुनिटी, बजट, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ये सारे शब्द अपने ऑफिस में सुनने को मिलते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहते हैं, मैं कैसे इनका आंसर करूं। तो इसी चीज को आज सॉल्व करते हुए मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज 50 वर्ड्स, जिन 50 वर्ड्स में हम लोग उन शब्दों को बहुत अच्छे से समझेंगे और उनके साथ में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग, दिस इज माय सजेशन कि जब आप ये शब्द हैं, आप इन शब्दों को आप अपनी जो फोन है, आप फोन में ही आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब भी आप कंफ्यूज हो कि आज मैंने क्या सीखा था, तुरंत अपना फोन हाथ में रहता है, आप उसको रिवाइज कर ले। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको ये पीपीटी सेंड कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो हमारा पहला शब्द है तालमेल। तालमेल का मतलब जब सब लोग एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तालमेल को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन, है ना। अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे की बात को समझें, ये हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है। जैसे इस आयोजन के लिए अच्छे तालमेल की आवश्यकता है। गुड कोऑर्डिनेशन इज नीडेड फॉर दिस इवेंट। तो इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें हमारी पूरी टीम के अंदर में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, सब लोग एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पा रहे, तो काम बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपकी टीम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, तो आप बोलेंगे देयर इज नो कोऑर्डिनेशन इन माय टीम। और बोल सकते हैं कि वाई मेरी टीम में कोई भी कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? वाई इज देयर नो कोऑर्डिनेशन इन माय टीम। डन। नेक्स्ट वर्ड है सौंपना। जैसे मैंने कहा कि ये हम ऑफिस के पर्पज से शब्द यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे जो जनरली वर्ड होता है वो डेलीगेट किया जाता है। डेलीगेट मतलब किसी को कोई काम आपने असाइन कर दिया, है ना। असाइन मीन्स यहाँ पे हम आज क्या सीख रहे हैं? डेलीगेट करना, वो काम उसको सौंप देना। प्रबंधक कौन होता है? मैनेजर। मैनेजर ने टीम को कार्य सौंपा या वो सौंपेंगे। द मैनेजर विल डेलीगेट टास्क टू द टीम। मैं क्या करूंगी ना, मैं इंग्लिश वाले सेंटेंसेस रीड करूंगी। आप हिंदी वाले, अगर आपको इंग्लिश वाला नहीं समझ में आएगा तब आप हिंदी रीड करना, अदरवाइज मैं इंग्लिश टू इंग्लिश वाला रीड करूंगी, उसका मीनिंग आपको इजी वर्ड्स में समझा दूंगी। मैनेजर विल डेलीगेट टास्क टू द टीम मतलब जो मैनेजर है वो टीम को टास्क देंगे, वही सौंपेंगे कि किसको क्या काम करना है। डन है। डेलीगेट करना मतलब उसको वो काम एलोकेट करना, उसको वो काम देना। तो आप एक नया शब्द बोल सकते हैं, डेलीगेट। डेलीगेट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रगति करना, मीन्स प्रोग्रेस। 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 प्रोग्रेस मतलब तरक्की करना। तो इसके अगर हम देखें, टीम परियोजना पर अच्छी प्रगति कर रही है, मीन्स द टीम इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट। तो द टीम इज मेकिंग, टीम अच्छी प्रगति कर रही है ना। द टीम इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस ऑन दिस प्रोजेक्ट। और एक क्या है? हर कंपनी हैज प्रोग्रेस्ड रैपिडली। इन दोनों के सेंटेंस मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं? प्रोग्रेस के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है तरक्की करना और एक होता है तरक्की। मतलब आप प्रोग्रेस को वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे आप सेकंड सेंटेंस देखेंगे, हर कंपनी हैज प्रोग्रेस्ड रैपिडली। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से, और यहाँ पे हमने इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल किया है, प्रोग्रेस्ड, है ना। तो उसकी कंपनी ने बहुत तेजी से तरक्की की है। और मैंने बोला द टीम इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पे जो टीम है वो अच्छी प्रगति कर रही है, मतलब अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे हमने इस प्रोग्रेस को हमने सिर्फ प्रगति, द टीम इज मेकिंग, यहाँ पे वर्ब मेकिंग है, मेन वर्ब। ठीक है। गुड प्रोग्रेस, गुड क्या है? आपका एडजेक्टिव है। कैसी प्रगति? अच्छी प्रगति, मतलब आगे अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। प्रोग्रेस को हम लोग नाउन एंड वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गोपनीय। गोपनीय को आप इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्फिडेंशियल। क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंशियल। ये तो हम अपने घर पे भी बोल सकते हैं। हमारी जो पर्सनल बातें होती हैं जो बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये मेरी कॉन्फिडेंशियल, दिस इज माय कॉन्फिडेंशियल मैटर, दिस इज माय कॉन्फिडेंशियल
है ना थिंग, दिस इज द कॉन्फिडेंशियल फाइल। कॉन्फिडेंशियल मतलब जो ज़्यादातर लोगों के बीच में उस चीज़ को शेयर नहीं किया जा सकता है, जो गोपनीय है। तो जैसे दीज फाइल्स आर कॉन्फिडेंशियल, डोंट शेयर विद देम। तो ये जो फाइल्स हैं ये कॉन्फिडेंशियल हैं, इनको किसी के साथ में भी आप शेयर नहीं करना। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल गोपनीय, कोई बात जो बहुत सीक्रेट है ना वो कॉन्फिडेंशियल होती है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सहकर्मी। सहकर्मी मतलब जो आपके कलीग्स होते हैं। कलीग कौन होते हैं, जो आपके साथ में काम कर रहे हैं। सो आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कलीग कहते हैं। आपके साथ में जो काम कर रहे हैं उनको कलीग कह रहे हैं। सो मैंने सेंटेंस में क्या लिखा है, आई हैड लंच विद माई कलीग्स टुडे। मीन्स आज जो लंच है वो मैंने अपने कलीग्स के साथ में, अपने साथ में जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ किया। सो आई हैड लंच विद माई कलीग्स टुडे। सो आज का जो दोपहर का भोजन था वो मैंने अपने सहकर्मियों के साथ में किया। कलीग, कलीग, कलीग मतलब हमारे जो साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जैसे आप कहते हैं ना फीडबैक। फीडबैक मतलब आपका रिएक्शन, है ना, आपने उस चीज़ से आपको क्या प्रतिक्रिया हुई, आपकी, आपको वो चीज़ कैसी लगी, तो वो हो गया हमारा फीडबैक। फीडबैक मतलब आपको वो चीज़ कैसी लगी, आपका सुझाव क्या है उसके प्रति, आपका रिएक्शन क्या है उस चीज़ के प्रति। सो प्रतिक्रिया। तो मैंने कहा कि प्लीज़ गिव मी फीडबैक ऑन द प्रेजेंटेशन। तो सपोज कि कोई प्रेजेंटेशन आपको दी और उसमें पूछा कि ये चीज़ आपको कैसी लगी, क्या आपको इसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं या सब कुछ सही है, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। सो फीडबैक आप मुझे दीजिए कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, आप अपना रिएक्शन बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो प्लीज़ गिव मी फीडबैक ऑन द प्रेजेंटेशन। सो फीडबैक मतलब आपका इस चीज़ के जो आपने पूरा, आपको हमने सर्विस प्रोवाइड की है तो हम पूछते हैं ना प्लीज़ गिव योर फीडबैक। तो आपको वो चीज़ कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ में। डन। नेक्स्ट है हमारा समझौता वार्ता, मीन्स नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि देखो आपकी ना मेरी इस बात के ऊपर में हम लोग डील डन कर लेते हैं। तो नेगोशिएशन करना मतलब जब दो बात, हम एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है, दोनों अपनी बातों पे अड़े रहेंगे तो कभी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो दोनों ने कहा चलो एक नेगोशिएशन कर लेते हैं, मीन्स कुछ ऐसी बातचीत हैं जिसमें दोनों कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो द कंपनी इज इन सैलरी नेगोशिएशन विद एम्प्लॉयज। तो कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज के साथ में, एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जो वहाँ के काम करने वाले होते हैं, कर्मचारी। तो कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉयज के साथ में सैलरी नेगोशिएशन की बात कर रही है कि चलिए आपकी सैलरी को, जैसे इंक्रीमेंट वगैरह होता है ना कि उसमें थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाते हैं ना, तो ये हो गया हमारा नेगोशिएशन। तो कंपनी कर्मचारियों के साथ वेतन पर बातचीत कर रही है, मीन्स कि आपकी सैलरी को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो फिर सैलरी नेगोशिएशन होता है। आपने कुछ डिमांड रखी, फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं हम इतना नहीं दे सकते, फिर आपने कहा कि नहीं मैं इसमें एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो इस पे हम आगे डील डन करते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी के रिगार्डिंग नेगोशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूल्यांकन, मीन्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब हो जाता है जब हम चीज़ के बारे में उसको चेक कर रहे हैं, हम उसको असेस कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको जांच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, उसको इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट वर्ब है, इवैल्यूएशन नाउन है। मूल्यांकन या फिर मूल्यांकन करना, सो उस चीज़ का जांच करना, उसको चेक करना। जैसे द एनुअल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ एवरी एम्प्लॉय इज नेक्स्ट वीक। मतलब कि हर एक एम्प्लॉय ने, हर एक कर्मचारी ने कैसा काम किया है, उनकी जो एनुअल परफॉर्मेंस है वो चेक की जाएगी अगले हफ्ते। सो एनुअल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब उनका मूल्यांकन किया जाएगा हर एक एम्प्लॉय का अगले हफ्ते। तो उसके बेसिस पे आपको देखा जाएगा कि आपका प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा। उपलब्धि, अचीवमेंट, अचीवमेंट, ठीक है। तो हम जैसे कह सकते हैं कि विनिंग द अवार्ड वॉज अ प्राउड अचीवमेंट। विनिंग द अवार्ड, अवार्ड को जीतना कैसा एक उपलब्धि थी, एक बहुत गर्वपूर्ण उपलब्धि थी। कैसा मूवमेंट था ये, एक बहुत गर्व का पल था ये। सो अगर आप अवार्ड जीतते हैं या अपनी ड्रीम जो आपकी जॉब है या ड्रीम लाइफ अगर आप
आपने अचीव कर लिया जो आपने डिजायर था आपका, तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ना। नेक्स्ट है हमारा कार्यभार, मीन्स वर्कलोड, है ना। वर्कलोड, वर्कलोड क्या होता है, जब आपके पास में काम का बहुत ज्यादा बोझ है। सो दिस वीक माई वर्कलोड इज वेरी हैवी, तो इस सप्ताह मेरा जो वर्कलोड है ना, मीन्स मेरा जो काम है ना वो बहुत सारा है ना। सो इस सप्ताह मेरा कार्यभार बहुत भारी है, मीन्स दिस वीक माई वर्कलोड इज वेरी हैवी, मीन्स आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। डन। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर कौन होता है, जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है। मीन्स जैसे यहाँ पे देखें, मान लेते हैं कि ये एक आपका रियल लाइफ में लगा लेते हैं, तो रियल लाइफ में ऐसा सोचो कि हाँ, अरे इससे आसान क्या है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देते हैं, उसका नाम ही कंपटीशन है, तो उसमें आप हर कोई आपका कॉम्पिटिटर है। अगर वो सेम एग्जाम को टारगेट कर रहा है तो वो आपका कॉम्पिटिटर हो गया। आपका दोस्त भी तो आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है ना। तो वो आपसे क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है। सो आर कॉम्पिटिटर लॉन्च्ड अ सिमिलर प्रोडक्ट, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने सेम ही प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। हाँ, अब ऐसे मत सोचना कि जॉब में हर बंदा आपका कॉम्पिटिटर नहीं नहीं है, वो आपके कलीग्स हैं। अगर आप उसको मान रहे हो कि वो मेरी पोजीशन ले ले, तो आप उसको कॉम्पिटिटर की नज़र से देख सकते हैं, जो आपसे कॉम्पीट कर रहा है। सो कॉम्पिटिटर कौन होता है, जो आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो आपसे कोई चीज़ में भाग ले रहा है। जैसे यहाँ पे ये सब कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, लेकिन इसको तो विंग्स हो गए हैं, तो ये तो तेजी से उड़ रहा है, बाकी सब लोग जमीन पे उड़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, है ना। सो उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस में बहुत सुधार हुआ है। सो देयर इज अ बिग इम्प्रूवमेंट इन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन मतलब जब कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना, है ना। आई कांट कम्युनिकेट विद हर, मैं उससे बातचीत नहीं कर सकता, है ना। और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी वो स्किल्स जिसमें हम बातचीत करते हैं, हमारी बातचीत करने की जो स्किल्स हैं, जो हमारी स्किल्स क्या होती हैं, जो हमारी एबिलिटी होती है। स्किल का हिंदी शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है, आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, स्किल्स कौशल होते हैं, तो उनके संचार कौशल में बड़ा सुधार हुआ है। मीन्स देयर इज अ बिग इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मीन्स सुधार। आप किसी भी चीज़ में बोल सकते हैं कि टीम की जो कोऑर्डिनेशन है उसमें बहुत सुधार हुआ है। सो देयर इज अ बिग इम्प्रूवमेंट इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द टीम, राइट। नयापन, नयापन मीन्स इनोवेशन, इनोवेशन, इनोवेशन। तो जैसे आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं अपने काम को करने के, तो वो इनोवेशन हो जाएगा। आप नए नए जो आप काम करने के जो ढंग हैं आपके, नई नई जब आप कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, तो कंपनी एंकरेजेस इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो कंपनी क्या एंकरेज करती है, एंकरेज करना मीन्स उसको बढ़ावा देना। तो कंपनी किस चीज़ को बढ़ावा देती है, मोटिवेट करती है कि जो उनके प्रोडक्ट डिज़ाइन है उसमें हम कैसे नयापन ला सकते हैं, उसको हम कैसे और नया बना सकते हैं, उसमें हम कुछ नई चीज़ें ऐड कर दें। सो द कंपनी एंकरेजेस इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। अब आप यस और नो के बीच में उलझे हुए हैं, सो आपको एक निर्णय तो लेना ही होगा। तो जैसे ही हैज़ गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, तो उसके पास कैसी योग्यता है, कैसी क्षमता है डिसीजन मेकिंग की, मतलब वो अच्छे डिसीजंस ले सकता है, गुड डिसीजन मेकिंग है ना। अब कैसे, तुम तो डिसीजन लो ही नो, तुम्हारे योर डिसीजन मेकिंग इज वेरी बैड, इट्स हॉरिबल। तुम जो भी डिसीजन लेते हो ना वो हमेशा ही बुरा होता है। सो प्लीज डोंट टेक एनी डिसीजन, योर डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी बैड, आप ऐसे कह सकते हैं। सो ही हैज गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। झगड़ा, विवाद, कॉन्फ्लिक्ट। विवाद, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपकी दूसरे पार्टी से नहीं बन रही है। सो जैसे देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, ऑलवेज, हमेशा ही रहता है। आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके कलीग्स के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स। तो दो डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या है, वाद विवाद है, झगड़ा है, उनके आपस में नहीं बन रही है, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अब इसका समाधान लाना पड़ेगा, तो वो हो जाता है रेजोल्यूशन।
रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो एचआर के रोल क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, कि वो एक न्यूट्रल में आपका मीडिएटर रहेगा, मतलब दोनों बातों को वो ध्यान से सुनेगा। न्यूट्रल, बायस्ड नहीं रहना है आपको, पक्षपात नहीं करना है। फैसिलिटेट करना मतलब उस चीज़ को आसान बनाना कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको रिजॉल्व किया जा सके। रियल प्रॉब्लम क्या है वो डिस्प्यूट का उसको आइडेंटिफाई करना है ना। तो ये कुछ एचआर के रोल होते हैं। एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज। सो एचआर टीम वर्कड ऑन कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्स रेजोल्यूशन। तो एचआर टीम ने किस चीज़ पे काम किया कि जो दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है उसको कैसे रिजॉल्व करवाया जा सके। सो रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब एक तो रेजोल्यूशन का मतलब हमारा किसी चीज़ को हम जब डिटर्मिनेशन होते हैं, जैसे हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल मैं ये करने वाला हूँ, वो भी होता है। बट हमने यहाँ पे उसके बारे में ऑफिस के बारे में बोला, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट का आपका सॉल्यूशन, उसको सॉल्व करना, उसको समाधान करना, उसको आपको निपटारा उसका। नेक्स्ट है हमारा कार्य, जो आपको एक कार्य दिया गया है, आप उसको टास्क बोल देंगे, वर्क तो आप बोलते हैं बट ये मेरा आज का काम है, सो ये मेरा दिस इज माय टुडेज टास्क है ना। जैसे आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय डेली टास्क, तो मेरे जो रोज के काम होते हैं मैंने उसको ऑलरेडी पूरा कर लिया है। सो टास्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टास्क समझ में आ गया। अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। तो दिस इंटर्नशिप इज अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो ये जो इंटर्नशिप है ना, मतलब आपको कहीं पर सीखने का मौका मिल रहा है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, वहाँ पे आपको काम करने का मिल रहा है मौका, मीन्स फर्स्ट टाइम, सो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक पोस्ट पे उसके अपने अपने रोल्स होते हैं और उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। सो मैनेजिंग द टीम इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एज अ टीम लीडर कह सकते हैं। सो प्लीज डोंट एडवाइस मी, मैनेजिंग द टीम इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कह सकते हैं ना, जैसे कि अभी हमने देखा कि दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, फिर एचआर ने उसको रिजॉल्व करवाया, रेजोल्यूशन लेके आए, वो सॉल्व किया, बट स्टिल देयर इज conflict between these two department, and the one department is saying don't interrupt in my department, managing my team is my responsibility, you do your own business, ऐसे बोल सकते हैं ना। अब हम कह रहे हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपने अपने घर में ये शब्द सुना होगा, तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कोई सामान है ना, उसकी जो थिकनेस होती है उसको भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं। बट जैसे हम अपनी लाइफ है, हम अपनी लाइफ में अगर कंसिस्टेंसी बना के रखें, मीन्स हम उस काम को रेगुलर करते रहें। कंसिस्टेंट रहना मतलब उस काम को जारी रखना, उस काम को रेगुलर करते रहना, ये हमारा कंसिस्टेंसी होता है। कंसिस्टेंसी रियल लाइफ में क्या है, लाइक कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा कंसिस्टेंसी इज अ स्ट्रेटेजी। अगर आपको लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट अगर आप एक काम के प्रति कंसिस्टेंट हैं, आप उस काम को रेगुलर कर रहे हैं, वही आपका एक स्ट्रेटेजी है, आप दूसरों से आगे ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी मतलब आपका रेगुलरिटी उस काम के प्रति। सो लाइक प्रैक्टिस विल इंश्योर ग्रेटर कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। तो अब जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो वो प्रैक्टिस ही आपका सुनिश्चित कर देगा कि आपकी परफॉर्मेंस में अच्छी स्थिरता आए, वो और अच्छे से सुधार हो उसमें, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, संचार मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन हमने पहले भी बात की थी। सो कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत हमारा हो गया, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत हो गया हमारा। सो क्लियर कम्युनिकेशन अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड इफ देर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग देर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट, एंड इफ देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट देर इज नो नीड फॉर रेजोल्यूशन, राइट। सो आप कह सकते हैं ना, यू आर सपोज टू इंटरलिंक दीज वर्ड्स टुगेदर, एंड येस डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस क्लास आई विल शो यू द स्टोरी जिसमें हम ये सारे के सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। सो क्लियर कम्युनिकेशन अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हमेशा ही अगर आपने जो अपनी बात है वो सही से दूसरे तक पहुंचाई है, सही से आप अपनी बात को बोले हैं, तो उससे फिर गलत फहमियाँ नहीं होंगी, है ना। मोटिवेशन, उसको आप प्रेरणा प्रेरणा दे रहे हैं, आप उसको एंकरेज कर रहे हैं।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रोंगर, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। सपोज आप एक बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं बट आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप ये भी तो सोच के देखिए ना कि अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, आपने उस, भले ही उन चीज़ों से आप फेल हो गए बट वो आपको और स्ट्रांग बना रहा है, आपको और एक्सपीरियंस आ रहा है उस काम में, तो आपको ग्रो होना, ऑब्वियसली जो डे वन शुरू कर रहा है उससे तो आप बहुत आगे निकल गए ना, तो स्ट्रगल अपने आप में आपको बहुत स्ट्रांग बना रहा है, वही हमारा एक मोटिवेशन है। सो मोटिवेशन मतलब उसका एक प्रेरणा, उसको मोटिवेट करना, उसको एंकरेज करना। सो हर स्पीच गेव द टीम स्ट्रांग मोटिवेशन, तो जो उसकी स्पीच थी ना, वो तो उसकी स्पीच ने टीम के अंदर में क्या दिया, उनके अंदर में बहुत सारी प्रेरणा दी कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इजी, वी ऑल आर टुगेदर, देयर इज़ वेरी ग्रेट कोऑर्डिनेशन अमंग द टीम्स एंड दिस एंड दैट। तो उसने अपनी स्पीच में बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट किया। सौंपा गया काम मीन्स ये हो जाएगा हमारा असाइनमेंट, है ना, आपको जो काम दिया गया है वो हमारा असाइनमेंट हो गया है। सो ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम, कि उसको जो काम सौंपा गया था उसने उस काम को समय पर पूरा किया। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, समय पर, एग्जैक्ट वो जो टाइम आपको उसने दिया था उसी समय पर आपने अपना काम कर लिया, असाइनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्राथमिकता, मीन्स हमारी प्रायोरिटी। हम लोग लाइफ में हमेशा हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को हम लोग थोड़ा डिले कर सकते हैं, किन चीज़ों को हमें अभी डील करना है। सपोज आप ऑफिस में हैं तो आपको एवरी डे डिसाइड करना होगा ना कि लाइक व्हाट इज़ टुडेज प्रायोरिटी, लाइक व्हाट आई एम सपोज टू डू इट टुडे। सो फिनिशिंग दिस टास्क इज माई टॉप प्रायोरिटी, कि आज इस काम को कंप्लीट करना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, कि आज मुझे ये काम पूरा करना है। कल हम दूसरा देखेंगे बट अभी मेरे लिए इस चीज़ को कंप्लीट करना मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी कार्य सूची, एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है, एक एजेंडा का मतलब मकसद भी होता है, कि उसका एजेंडा यानी उसके इंटेंशन अच्छे नहीं थे, है ना। आई डोंट थिंक योर एजेंडा इज राइट, मीन्स जो तुम्हारा इंटेंशन है ना, ये मुझे नहीं लगता ये सही है। बट मैंने कहा व्हाट इज टुडेज एजेंडा, दैट मीन्स कि आज का हमारा पर्पस क्या है। एजेंडा का मतलब होता है, टुडेज एजेंडा मीन्स टुडेज पर्पस, आज हम लोग क्या काम करने वाले हैं। लेट्स स्टिक टू टुडेज एजेंडा मीन्स जो आज का काम है उसी पे हमें बने रहना है। लेट्स स्टिक मतलब उसी चीज पे बने रहना, ठीक है। स्टिक होना मतलब उसी बात से चिपक जाना, तो इन रियल आप उससे चिपकेंगे कैसे, उसी बात पे आप बने रहेंगे, डटे रहेंगे। सो जो आज का प्लान है उसी पे हम लोग आपके अड़े रहेंगे। सो लेट्स स्टिक टू टुडेज एजेंडा। एजेंडा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, आपका आज का पर्पस हमारा क्या है। जैसे कह सकते हैं लाइक व्हाट इज द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग, कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, मींस आज की मीटिंग का पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये मीटिंग, हम किन टॉपिक्स के ऊपर में बात करने वाले हैं, तो वो हमारा एजेंडा हो गया। और एक एजेंडा हमारा मकसद यानी हमारे इंटेंशंस भी होता है। अंतिम तिथि, डेडलाइन, आई एम श्योर ये कॉमन शब्द है, आपने सुना ही होगा। सो द डेडलाइन इज नेक्स्ट मंडे। हाँ, अगर आप लोग टारगेट बेस्ड आपकी जॉब है तो ये वर्ड इट्स लाइक अ फ्रीकिंग, यू हेट दिस वर्ड। सो द डेडलाइन इज नेक्स्ट मंडे, की अगली मतलब अगले मंडे ही डेडलाइन है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही है एट एनी कॉस्ट, ये टारगेट कंप्लीट करना ही है एनी कॉस्ट। सुझाव या प्रस्ताव, हम बोलेंगे प्रपोजल, 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 ठीक है। सो जैसे एवरीवन थॉट दैट हर प्रपोजल मेड सेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि हर किसी को लगा, सभी को लगा कि जो उसका प्रस्ताव था वो उचित था। मेक सेंस का मतलब था कि हाँ तुम्हारी बात सही है, इसमें ये एक मीनिंगफुल है ये बात। सो इफ समथिंग मेक सेंस दैट मीन्स समथिंग इज लाइक अप्रोप्रिएट, इट्स करेक्ट, ठीक है। सो एवरीवन थॉट, हर किसी को लगा कि जो उसका सुझाव था, जो उसका प्रपोजल था, वो उसमें एक मीनिंग था, वो मीनिंगफुल था, ठीक है। सो सुझाव, प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स लाइक दिस इज माई प्रपोजल, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, ये सिर्फ मेरा एक सुझाव है, इट इज जस्ट माई सजेशन, बनना तो तुम्हें करना अपने ही मन का है, ऐसे आप बोल सकते हैं। संसाधन मीन्स रिसोर्स, रिसोर्स,
जैसे टाइम इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, तो अगर हम सही में देखें तो जो हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स है किसी भी चीज़ को अचीव करने का, वो टाइम ही है। अगर टाइम चला जाएगा उसके बाद में टाइम कभी लौट के नहीं आता। सपोज ये जो आज का मिनट है ना, ये भी अभी थोड़े देर में ये पास्ट बन जाएगा। तो पास्ट प्रेजेंट तो टिकता ही नहीं है। पास्ट है या कुछ फ्यूचर में है, प्रेजेंट तो वही है जो अभी हो रहा है, और ये कुछ मिनट में पास्ट हो गया। अभी जो मैंने जो जितना आप पढ़ के आए हो वो सब पास्ट हो चुका है। सो टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। सबसे मूल्यवान जो आपके लिए संसाधन है, जो आपका रिसोर्स है, जो आपका एसेट है, वो आपका टाइम ही है, और हम टाइम की ही वैल्यू नहीं करते हैं। सो टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इन दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है टाइम। हमें टाइम का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जानकारी देना, रिपोर्ट। एक आपने देखा है किसी चीज़ की जो रिपोर्ट तैयार होती है, बट हम यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं इसको। तो लाइक आई व्हाई शुड आई रिपोर्ट यू, मैं तुम्हें क्यों जानकारी दूँ, या मैं तुम्हें क्यों बताऊँ अपने बारे में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लाइक यू हैव टू रिपोर्ट मी, तुम्हें मुझे बताना होगा अबाउट योर एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में तुम्हें मुझे बताना होगा। तो आप कह सकते हैं वाई शुड आई रिपोर्ट यू, मैं तुम्हें क्यों अपनी जानकारी दूँ। यू आर नॉट माई रिपोर्टिंग मैनेजर, तुम नहीं हो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर जिसको मुझे जानकारी देनी है। सो ही नीड्स टू रिपोर्ट एट द ऑफिस बाय 9 AM टू बिगिन हिज शिफ्ट। तो उसको ऑफिस 9 बजे उसको ऑफिस पहुंचना होगा अपनी शिफ्ट को शुरू करने के लिए। रिपोर्ट करना मतलब वहाँ पे, यहाँ इसका मतलब हो गया अपना वहाँ पे पहुँचना, अपना काम शुरू करने के लिए। लाइक यू नीड टू रिपोर्ट, है ना, इन माई ऑफिस, तो मेरे ऑफिस में आके मुझसे बात करो, मुझे जानकारी दो तुमने क्या काम किया। ताज़ा खबर देना, अपडेट करना, है ना। हम जैसे ये शब्द सुना होगा कि वाई डिडंट यू अपडेट मी अर्लियर, तुमने इस बात की जानकारी मुझे पहले क्यों नहीं दी। आपने सुना ये शब्द, आप लोग को सुन, अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो दिस इज़ नॉट अ न्यू सेंटेंस फॉर यू पीपल। सो वाई डिडंट यू अपडेट मी अर्लियर, तुमने मुझे इस चीज़ की जानकारी पहले क्यों नहीं दी। हमारा उपलब्ध राशि, अब जैसे हम लोग बजट बनाते हैं तो देखो हमारा बजट जो हमारा अमाउंट है वो बहुत टाइट है। यानी जो बजट हमने बनाया है, जो अलोकेट हमने अमाउंट किया है कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है और हम इतना पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। सो ये हमारा बजट कैसा है, बहुत टाइट है, मतलब हमारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट है। सो वी नीड टू वर्क विद इन अ टाइट बजट, तो बहुत कम ही पैसों के अंदर में हमें अपना काम पूरा करना होगा। डन है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब जो हमारी पूरी टू डू लिस्ट है, हम आज पूरे हफ्ते में क्या करने वाले हैं, जो हमारी कार्य योजना है। सो जैसे मैंने बोला द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंडे, तो आपकी जो मीटिंग है अब कब के लिए शिफ्ट कर दी गई है, अगले मंडे के लिए। तो आपकी मीटिंग कब है, अगले मंडे है। निर्धारित करना उस चीज़ को, ठीक है। आप ग्राहक मीन्स क्लाइंट। अब यार देखो क्लाइंट और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको अभी कल परसों में ही मैं आपको ये चीज़ अलग से वीडियो में समझा दूंगी। सो अभी हम क्लाइंट पे स्टिक रहते हैं। सो जैसे हमने कहा कि आर क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी विद आर सर्विस, तो जो हमारी सर्विस है, जो हमारी सेवाएं हैं, उनसे हमारे जो क्लाइंट हैं, हिंदी में इसको कस्टमर को भी ग्राहक कहते हैं, क्लाइंट को भी ग्राहक कहते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन अ सेपरेट वीडियो। सो आर क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी विद आर सर्विस मीन्स जो हमारी सर्विस है उससे हमारे क्लाइंट बहुत खुश हैं। नेक्स्ट है सहयोग मीन्स कोलैबोरेशन। सो इस डिजिटल वर्ल्ड में आपने ये वर्ड कोलैबोरेशन सुना ही होगा कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिएटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। मीन्स जैसे आप लोग देखते हो ना कि अलग अलग क्रिएटर हैं जो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप देखते हो कि वो एक ही वीडियो में आ गए, मीन्स उन्होंने कोलैब किया। तो कोलैब किया मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, तो एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। सो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रिक्वायर टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। तो अगर हमें प्रोजेक्ट जो है अगर वो सक्सेसफुल है, अगर हमको प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, तो इसकी डिमांड क्या है कि हमको टीम वर्क और कोलैबोरेशन के साथ काम करना होगा। मींस हमारे बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी आपस में मिलके काम करना होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर करना मतलब जो उन चीज़ों को चेक कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। सुपरवाइज का मतलब वही होता है आपका चीज़ों को चेक करना, और सुपरवाइजर मतलब उन चीज़ों को चेक करने वाला, जैसे हिंदी में निरीक्षक बोल रहे हैं हम। सो
द सुपरवाइजर हैज़ अप्रूव्ड माई लीव रिक्वेस्ट। तो जैसे आपका टीम लीडर है या वो सुपरवाइजर है, उसकी पोस्ट किस पे है, सुपरवाइजर की पोस्ट पे है। अच्छा, अगर आपकी पोस्ट सुपरवाइजर है तो आपका काम क्या होता है? आपका काम है कि जो सारा चीज़ हो रही हैं, जो आपके अंडर में जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो सही से फंक्शन हो रहा है कि नहीं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। सो ये हो गया। तो अब आपने अपनी लीव अप्रूवल दिया था कि भाई देखो इतनी इतनी डेट को मेरे को छुट्टी चाहिए, और सुपरवाइजर ने आपकी जो छुट्टी है उनको अप्रूव कर दिया है। सो द सुपरवाइजर हैज़ अप्रूव्ड माई लीव रिक्वेस्ट। रणनीति मीन्स स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, तो वी नीड अ क्लियर स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज सेल्स। तो हमें एक क्लियर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है हमारी जो सेल्स हैं उसको इंक्रीज करने के लिए। सो वी नीड अ क्लियर स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज सेल्स। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट होना मीन्स कहीं पे प्रस्तुत होना, और प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया आपका प्रस्तुतिकरण, मतलब जो आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है उसको आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, आप उसको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं आप उसको। तो शी गेव अ ग्रेट प्रेजेंटेशन ऑन एडवर्टाइजिंग प्लान्स। तो अब मान लो कि जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना ही है आफ्टर ऑल। तो अब हम उसकी जो एडवर्टाइजिंग कैसे करें, हम उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं, इस बात के ऊपर में उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। मतलब उसके जो पॉइंट्स थे वो बहुत अच्छे थे, उनका एक सेंस था। शी गेव अ ग्रेट प्रेजेंटेशन ऑन एडवर्टाइजिंग प्लान्स। और हाँ, मैंने ऑलरेडी इरेगुलर वर्ब्स आपका कंप्लीट करके ऑलरेडी इसी चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको वर्ब्स में प्रॉब्लम आती है कि कौन सी वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें, वर्ब्स के फॉर्म आपको नहीं पता है, तो डेफिनेटली आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब की वीडियो को पूरा देखिए। इरेगुलर वाला जो है, रेगुलर वाला अभी आने वाला है। त्यागपत्र जानते ही होंगे, रेजिग्नेशन इज अ वेरी कॉमन वर्ड, है ना। मैंने रिजाइन कर दिया मीन्स मैंने वहां से छोड़ दिया, और मेरा रेजिग्नेशन लेटर तुमको मिल जाएगा। सो शी सबमिटेड हर रेजिग्नेशन लेटर यस्टरडे, है ना। सो इतना नहीं हम झेलेंगे आपकी बात। आई विल रिजाइन मीन्स रिजाइन वर्ब है, और रेजिग्नेशन आपका क्या है, आई वॉन्ट योर रेजिग्नेशन लेटर। तो मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर चाहिए मीन्स मुझे तुम्हारा त्याग पत्र चाहिए। हाँ हाँ, करना भी किसको है यहाँ पे काम, हम कर देंगे, ये जॉब हम छोड़ देंगे। लेकिन फिर आपने धमकी दी कि मैं रिजाइन कर दूंगा, तो आपको बोला गया नहीं नहीं, आपका प्रमोशन किया जाएगा। प्रमोशन कर दिया मीन्स आपकी पदोन्नति कर दी, आपको एक स्टेज पे आगे बढ़ा दिया। देखो इसका तो बल्कि 1 to 2 लैडर छोड़ के भाग गया ये तो। सो ही रिसीव्ड अ प्रमोशन आफ्टर 2 ईयर। सोचो 2 साल का ब्रेक लग गया, तीसरे साल में उसको प्रमोशन हुआ जब उसने रेजिग्नेशन की धमकी दी थी। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि जब आप किसी काम को बहुत जो क्या बोलते हो इसको, आप आसानी से समझो कि प्रोफेशनलिज्म मतलब आप एक प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है कि आप काम पे हैं, आप फॉर्मल हैं, आप ड्यूटी पर हैं, तो उसको आपने बहुत समझदारी के साथ में आपने डील किया, आप उसमें पर्सनल नहीं आप गए, ठीक है। सो जैसे उन्होंने शिकायत को पेशेवर तरीके से निपटाया, पेशेवर मतलब एकदम प्रोफेशनल वे में उस काम को उन्होंने फिनिश किया। ही हैंडल द कंप्लेंट विद प्रोफेशनलिज्म। मान लेते हैं कि जो पर्सन था, जो कंप्लेंट कर रहा था, जो शिकायत कर रहा था, वो बहुत रूड था, बट स्टिल वो चीज़ उन्होंने उस चीज़ को पर्सनली नहीं लिया, उस चीज़ के ऊपर वो पर्सनली नहीं गए, उन्होंने उसको बहुत प्रोफेशनली उस बात को सॉल्व किया। तो ही हैंडल्ड द कंप्लेंट विद प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म मतलब एकदम पेशेवर तरीके से, जो प्रोफेशन है उस काम के ढंग से उन्होंने उसको किया, ठीक है। पर्सनली वो उस चीज में नहीं इन्वॉल्व हुए। परफॉर्मेंस, आपका जो प्रदर्शन है वो परफॉर्मेंस हो गया। जैसे हिज परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट, तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, बहुत बेहतरीन थी। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या करते हैं, आपको सिखाया जाता है, आपको चीज़ें बताई जाती हैं, आपको ट्रेन किया जाता है। ऑल न्यू स्टाफ मस्ट अटेंड द ट्रेनिंग सेशन। तो हर जो जितने भी ये नए स्टाफ हैं उन सब को ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना होगा। ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग पीरियड कौन सा होता है, जहाँ पे आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है, आपको पढ़ाया सिखाया जा रहा है। टारगेट मीन्स आपका एम है, वो लक्ष्य है आपका, हिट योर सेल्स टारगेट। हाँ, तो अगर आप जैसे जो कौन सी वाली होती हैं ये कॉल वाली जो जॉब्स होती हैं,
है ना। सो इसमें आपको एक टारगेट दिया जाता है कि इतने कस्टमर्स को आपको एवरीडे कॉल करना है, ये आपकी टारगेट बेस्ड हो गई। या आप अगर सेल्स डिपार्टमेंट में हैं तो आपको इतने सेल्स इस महीने कंप्लीट करने हैं, तो दिस इज द टुडेज टारगेट और दिस इज दिस मंथ टारगेट। जैसे वी अचीव्ड आवर सेल्स टारगेट दिस मंथ, तो इस महीने का जो हमारा सेल्स टारगेट था, जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा एम था, उसको हमने अचीव कर लिया है। बैठक मीन्स मीटिंग। मीटिंग शब्द से तो मुझे एक ही बात याद आती है, और करिए मीटिंग मीटिंग, करिए मीटिंग मीटिंग, आता है ना वो वाला। सो व्हेन द मीटिंग इज ओवर एंड समवन हैज अ लास्ट क्वेश्चन, हो कहेंगे ओ गॉड प्लीज लीव अस अलोन नाउ। मीटिंग बस ओवर ही हुई है, लेकिन किसी ने बोला सर आई हैव अ क्वेश्चन। ओ माई गॉड, टुमारोज मीटिंग विल स्टार्ट एट 10 AM। तो जो कल की मीटिंग है, जो कल की बैठक है, वो सुबह में 10 बजे शुरू की होगी। डन है। नेटवर्क, नेटवर्क आपका क्या होता है? नेटवर्क को, जब आपका कनेक्शन है, हाँ, नेटवर्क को हम कैसे याद रखेंगे? कनेक्शन से। आपका लोगों के साथ में आप कितने कनेक्टेड हैं। नेटवर्क, जैसे हम लोग अगर इंटरनेट की बात करें तो वो नेटवर्क ही तो है ना, वो कनेक्ट ही तो कर रहा है ना आपको। सो नेटवर्क मीन्स आपका कनेक्शन। जैसे कि ही हैज़ बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क इन हिज ऑफिस। तो अपने ऑफिस में ही उसने एक कैसा नेटवर्क क्रिएट कर लिया है? प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट कर लिया है। मीन्स बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में उसने अपनी पहचान बना ली है। डन है। नेक्स्ट है आप एफिशिएंट हो। एफिशिएंट होने का मतलब है जब आप उस काम को करने में बहुत अच्छे हैं, आप कुशल हैं उस काम को करने में, आप दक्ष हैं उस काम को करने में। सो शी इज एफिशिएंट एट सॉल्विंग कस्टमर इश्यूज। तो कस्टमर के जो इश्यूज होते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने में वो बहुत एफिशिएंट है। वो बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से, या उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, आंसर करना, लोगों की बातों को समझना, उसमें एक्सपर्ट है, वो बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंट हो मतलब आप उस काम को करने में योग्य है। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो जाता है, देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये भी है, सपोज कि आज अभी आप क्लास ले रहे हैं, और अगर आप फुल फोकस होके ये क्लास ले रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है। अगर, लेकिन अब आपका क्या पर्पस है कि आप क्लास तो ले रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन में आप फोन भी बार बार चेक कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब जो एंड रिजल्ट आना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि सपोज करो आपको नींद आ रही है, बट अगर आप सो ही नहीं रहे, या फिर आप बीच बीच में फ़ोन चला रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ख़राब हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि अभी मुझे नींद आ रही है, मैं ना आधा घंटा सो जाता हूँ, ताकि जो मेरी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो मेरी परफॉर्मेंस है ना, वो और अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। सो जैसे हिंदी में तो उत्पादकता लिख दिया, मतलब जो आपका एंड प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सपोज किसी ने 20 काम किए, किसी ने 3 ही काम किए, तो मतलब हम कह देंगे कि जो पर्सन ए है जिसने 20 काम कंप्लीट किए हैं, दिस पर्सन इज योर मोर प्रोडक्टिव। नो, अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो काम किस प्रकार के थे। वो प्रोडक्टिविटी हम कैसे, हम वर्क के उस पर नहीं देख सकते ना। वो काम हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो, या उस पर्सन ने कुछ ऐसा काम किया जो कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो प्रोडक्टिविटी मीन्स उसका जो बेनिफिट्स हैं, उसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या है। सो अ प्लीजेंट वर्किंग इन्वायरमेंट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जो सुखद, प्लीजेंट मतलब एक बहुत अच्छा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो प्रोडक्टिविटी को, कि जो लोगों के बीच में काम है, जो एंड रिजल्ट है, वो उसको इम्प्रूव करता है। स्टडी का मतलब होता है जब आप किसी काम को नियमित, और जैसे यहाँ पे स्टडी जॉब का मतलब क्या हुआ? स्टडी जॉब का मतलब है कि अब ये आपकी एक फिक्स जॉब है, आपको जहाँ पे एक फिक्स इनकम आपकी मिलेगी, ठीक है, आपको ये बार बार चेंज नहीं होगी। सो जैसे ही हैज़ अ स्टडी जॉब, इसका मतलब हुआ कि उसकी एक पर्टिकुलर जॉब है, वो ऐसा नहीं है कि आज कल कुछ कभी, तो उसका पास में एक काम है जिसमें वो डेली करता है, ठीक है, जो आपकी रेगुलर बेस्ड जॉब होती है, जो चेंज नहीं हो रही है। हाँ, अब हमारा एक शब्द है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ये एक थोड़ा इकोनॉमी का एक हैवी वर्ड हो जाता है। देखो, अब मैंने आपको एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ। सपोज कि आपके पास में अब ग्रेजुएट हैं और आपको एमबीए करना था, ठीक है। अब अगर आप इस पोजीशन पे हैं, आपने क्या हुआ, आपने इंटरव्यूज दिए, और सपोज करिए कि आपको 50,000 पे आपको जॉब ऑफर हुई, ठीक है।
जॉब ऑफर आपको 50,000 पे हुई। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं तो अगर आप जॉब करते हैं तो आप 2 साल के अंदर में कितना अमाउंट कलेक्ट कर लेंगे, तो 50,000 के हिसाब से आप 12 महीने में कितना कर रहे हैं, 6 लाख। यानी कि 2 साल के अंदर में अब 12 लाख रुपए आपके पास आ जाते हैं। डन है। उसके अलावा ये 12 लाख रुपए हुए। लेकिन आप अगर एमबीए को करते हैं तो अब एक एमबीए का फीस भी होगा। सपोज कि आपने 2 लाख रुपए आपको एमबीए की फीस में गए, तो टोटल आपका एमबीए कितने का हुआ, 14 लाख का। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी जो आप ये यानी 12 लाख आप अर्न कर सकते थे, बट उसके बदले आपने एमबीए किया। तो एक्चुअली में आपने ये देखा कि अगर मैं इस 2 साल के पीरियड में मैं 14 लाख रुपए मेरी जेब में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एमबीए करने के बाद रेगुलर कॉलेज अटेंड करने के बाद मैं ये 14 लाख को मैं रिकवर कर सकता हूँ। डन। तो अगर आप मान लेते हैं जहां आपकी 50 पे जॉब लग रही थी, वहां पे आपको फर्स्ट डे ही आपको 1 लाख से जॉब लगती है, तो आपने रिकवर कर लिया। सो ये है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन। तो जो आपने एक ऑल्टरनेटिव यानी एक ऑप्शन आपने चुन लिया, तो आपने दूसरा ऑप्शन खो दिया। मीन्स अगर आपने रेगुलर कॉलेज को चुना है तो आपने अपना जो वो 50,000 पर मंथ को अर्न करने की जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसको आपने उसको खो दिया, आपने लॉस कर दिया उसका। बट इसके साथ में आपने दूसरा ऑल्टरनेटिव से क्या हुआ कि आपको हो सकता है कि वो जो कॉलेज है, जो एजुकेशन आप वहाँ से लेके आए हैं, वो इस चीज़ को रिकवर कर दे, आपका लाइफ लॉन्ग आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर देगी। सो यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग यूनिवर्सिटी इज द वेजेस यू कुड हैव अर्नड बाय वर्किंग फुल टाइम इंस्टेड ऑफ स्टडिंग दिस। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अगर आप यूनिवर्सिटी में अगर आप अटेंड करते हैं तो वो जो सैलरी जो आप अर्न कर सकते थे फुल टाइम वर्क करके इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ तक ये बात चीज क्लियर आपको समझ में आ गई। डन है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अब हमारी वीडियो तो हो गई कंप्लीट, बट आपको अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सो जो ये स्टोरी मैंने आपको दी है, ये स्टोरी आपको 110% ये रीड करनी है। और अगर आपको लगता है कि मैम ये वाला सेंटेंस हमको समझ में नहीं आया है, तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी। बट स्टोरी आपके लिए रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द जितना ज्यादा हम उसको यूसेज में देखते हैं उतने अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है। So I'm requesting you all, for your own benefit, please read the story thoroughly and understand it. Then only you will get the more knowledge about these words. So this is for you people only. Do it by yourself. And thank you very much for being here and for क्लास को कंप्लीट देखने के लिए। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इन शब्दों को अच्छे से रिवाइज करो। और फिर भी कोई डाउट आता है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। ठीक है। अब ये स्टोरी मैं आपको देती हूँ, मैं ये जो पीपीटी है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बीपीआई स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम ये ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे आप ये स्टोरी खुद रीड करेंगे, क्योंकि जो भी सारे शब्द थे वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए हैं। तो अब ये स्टोरी आप प्लीज रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको एक अच्छी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उन शब्दों की। ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये कंप्लीट 3 पेज स्टोरी है, 1 हाँ 2 एंड 3। सो कंप्लीट स्टोरी यहाँ पे मेरी अवेलेबल है। डन, दिस इज द स्टोरी। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड देयर आई विल सेंड यू दिस स्टोरी।